नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एटीएल टीवी का हमारा खास प्रोग्राम बोलती है बुलंदियाँ। और आज इसी कड़ी में हम आ पहुँचे हैं अलवर के तिवारी एंटी एंड फिजियो क्लिनिक पर, और यहाँ हम बात करेंगे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शिखा तिवारी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। शिखा जी, मैं शुरुआत करूंगी अपनी इस बात से कि फिजियोथेरेपी को लेकर लोगों में बहुत अवेयरनेस कम है, तो यहाँ हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी क्या है और कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। जी बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। अभी तो हालांकि बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है, लेकिन जिस समय मैंने इसे किया था 2004 में, उस समय उतनी अवेयरनेस नहीं थी। इवन काफ़ी लोग जानते भी नहीं थे कि किस तरीके का यह कोर्स है और ये पीएमटी के थ्रू ही होता है। तो धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ी है और ज़्यादा बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो ह्यूमन लाइफ है वो कहीं ना कहीं मोबिलिटी उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो हमारी स्ट्रेंथनिंग है, ये सारी चीज़ें फिजियोथेरेपी पे डिपेंड करती हैं। आज हमारा एलोपैथिक मेडिसिन बहुत आगे है और हम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसे टेक्निक्स को अपनाएं जिसमें हम कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स उसमें हों और ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट मिलें। और इसे हम एलोपैथिक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में ये अवेयरनेस फैलाना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं, जैसे ये माना जाता है कि फिजियोथेरेपी जो है वो केवल एक एक्सरसाइज का काम है, लेकिन ये हर फील्ड में होता है और इसके भी अपने ब्रांचेज हैं। पीडियाट्रिक्स में ये होता है, जेरेंटिक यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए अलग ब्रांच होता है। इस तरीके के बहुत सारे ब्रांचेज इसमें होती हैं। इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जो हमारी प्रेग्नेंट वेमेन होती हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी को इस बारे में पता भी नहीं है कि कैसे फिजियोथेरेपी उन्हें हेल्प कर सकता है। तो आई होप हम लोग भी कोशिश करते हैं कैंप्स के थ्रू अवेयर करें लोगों को, और अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है और आगे और बढ़ेगी। किन किन बीमारियों में या जो फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ में फिजियोथेरेपी हमें बेनिफिट पहुंचाती है, इसके बारे में आप बताइए। जी, बहुत सारे प्रोसीजर हैं। सबसे पहले तो अगर हम बहुत वास्ट एरिया लें तो कोई भी सर्जरीज जो होती हैं, तो उससे पहले और बाद में, चाहे वो ऑर्थोपेडिक हो या कार्डियक सर्जरीज हो, नी रिप्लेसमेंट्स हों, हिप रिप्लेसमेंट्स हों, तो कोई भी सर्जरी है उससे पहले प्री एंड पोस्ट फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा हर छोटी बड़ी समस्याएं जो हमारे दैनिक जीवन को बाधित करती हैं, जैसे आपने आम तौर पे सुना होगा कि घर की महिलाओं को कमर दर्द की बहुत ज़्यादा समस्या रहती हैं और इसे बहुत लाइटली लिया जाता है, इसे एक बीमारी का रूप नहीं दिया जाता है, बट ये वाकई में हैम्पर करती है हमारी डे टू डे लाइफ को। इसके अलावा नेक पेन है, खासकर आपने देखा होगा कि कोविड टाइम पे जब वर्क फ्रॉम होम का जो चलन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो नेक और बैक की जो प्रॉब्लम थी वो उसी के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि ऑनलाइन टाइम हमारा बढ़ गया था। जी, और साथ में अभी सीडेंट्री लाइफस्टाइल भी हो गई। आप देखेंगे कि बच्चों का बाहर खेलना कम हो गया है और उनका मोबाइल्स पे ज़्यादा फोकस हो गया है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। साथ में आपने आर्थराइटिस सुना है, इसके अलावा बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन सभी में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। मतलब हर डिजीज़ कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी से जुड़ी हुई है। जी, डॉक्टर शिखा, मैं जानना चाहूँगी यहाँ कि आफ्टर सर्जरी ऐसे क्या साइंस हैं जो हमें लगे कि हाँ, हमें फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। जी, पहले तो मैं बताऊंगी, आपने मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री बोला था तो मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि ये यूएस में पहले थोड़ा सा हाईलाइट हुआ था 1921 में, और 10 साल बाद उसके एक एसोसिएशन भी बनाया गया था। हमारी इंडिया में जब पोलियो का आउटबर्स्ट हुआ था उस समय फिजियोथेरेपी हाईलाइट हुआ 1952 में, और 62 में इसका एसोसिएशन बना जिसमें 30,000 डॉक्टर्स के साथ ये एक तरीके से चलन में आ चुका था। तो आपने क्या पूछा था, मैं भूल गई। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि आफ्टर सर्जरी ऐसे क्या साइंस होते हैं जिन्हें हम पहचानें कि जैसे हमें कुछ दिक्कत आ रही है, इस चीज़ में मेनली दिक्कत आ रही है, तो हमें फिजियोथेरेपिस्ट में मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, आफ्टर सर्जरी हमें फिजियोथेरेपी, जिस तरीके से प्री सर्जरी भी फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट है, पोस्ट सर्जरी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर 1, जो भी पार्ट अफेक्ट होता है, इंजर्ड होता है, जिसकी सर्जरी होती है, तो वो उसका जो मोबिलाइजेशन होता है वो कम हो जाता है, साथ ही में उस पार्ट की स्ट्रेंथ कम हो जाता है वो।
तो इस वजह से फिजियोथेरेपी के माध्यम से आप केवल ड्रग्स पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। मसल की स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी है और मोबिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसके माध्यम से हम फिजियोथेरेपी के माध्यम से उसे बढ़ा सकते हैं मैनुअली। और इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और जब सर्कुलेशन बढ़ता है तो रिपेयर बहुत जल्दी होता है, रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। ये साइंस में हमने पढ़ाई है। साथ में आप देखेंगे कि जब भी कोई सर्जरी होती है तो उसके साथ एक हीलिंग प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन। तो पेन एंड इन्फ्लामेशन एक रिकवरी का पार्ट होता है, लेकिन वो हमें बहुत समस्या देता है। क्यों? क्योंकि यदि आप देखेंगे कि जो हमारी बॉडी है तो नेचुरली वो प्रोटेक्ट करना चाहती है हमें ट्रॉमा से, क्योंकि वो पार्ट वीकेंड होता है। तो ऐसे में वो श्रिंक करती है, वो एकदम जुड़ने लगती है अपने आप को बचाने के लिए। तो ऐसे में जो ये मसल्स हैं इन्हें रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना स्टिफनेस आ जाती है। तो ये क्रॉनिक पेन बन जाता है आगे जाके यदि हम फिजियोथेरेपी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो दूसरा हमारा हो गया स्वेलिंग एंड पेन के रिडक्शन के लिए। तीसरा फ़ायदा सर्जरी के बाद क्या होता है कि स्कार टिश्यू फॉर्मेशन बहुत इजीली हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो लूजन हो जाती हैं जो हमारी टिश्यूज़ हैं, तो स्कार फॉर्मेशन हो जाता है जहाँ सर्जरी हुई है। तो ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से जब हम फिज़िकली हेल्प करते हैं पेशेंट को एक्सरसाइज के माध्यम से, मैनिपुलेशंस के माध्यम से, ब्लड फ्लो बढ़ने के साथ साथ स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन जो होता है उसका रिडक्शन होने लग जाता है। तो यहाँ भी एक बेनिफिट होता है। एक बहुत बड़ा बेनिफिट इसका ये भी है कि जब आप देखेंगे कि सर्जरीज होती है तो आपने नॉर्मली सुना होगा कि पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो जाती हैं, कभी कभी सेकेंडरी इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। तो यही ब्लड फ्लो बेसिक इसका मोटिव यही होता है, सर्कुलेशन के माध्यम से, मोबिलाइजेशन के माध्यम से जब ब्लड फ्लो बढ़ता है, जब ऑक्सीजन पहुंचता है तो रिकवरी जल्दी होती है, इन्फ्लामेशन कम होता है, पेन कम होता है, और साथ साथ में जो क्लॉट्स बनने के चांसेस होते हैं उस जगह पे वो नहीं बनते हैं। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। एंड लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबिलिटी। कहीं की भी आपकी सर्जरी हुई है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई है, तो ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, मूवमेंट कम हो जाता है। तो फिजियोथेरेपी के हेल्प से हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, और वो भी बिना साइड इफ़ेक्ट्स के। तो सर्जरी के बाद इसलिए बहुत ज़रूरी है फिजियोथेरेपी का होना। यहाँ फिजियोथेरेपी में आप अलग अलग फॉर्म्स में फिज़िकल एनर्जी को यूज़ करते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं? जी बिल्कुल। इसमें जैसे मैंने आपको हिस्ट्री बताया था, तो जो इसका स्टार्ट हुआ था वो था मसाज से। तो वो आज भी पार्ट है, क्योंकि हमने उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू किया है। और साथ में कुछ मॉडर्न टेक्निक्स को भी यूज़ किया गया है, जैसे स्ट्रेचिंग है, एक्सरसाइजेज हैं, कुछ योगा पोजेज होते हैं, तो मैनिपुलेशन, मॉड्यूलेशंस, इसके अलावा टैपिंग्स होती हैं, नीडलिंग्स होती हैं, ऐसे बहुत सारे मैनुअल प्रोसीजर्स होते हैं जो कि इसमें शामिल किए गए हैं अभी। Dr. Shikha, without any drug or medication, you treat patients in physiotherapy. या यूँ कहें कि ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स को भी इसमें दूर किया जा सकता है? जी बिल्कुल। हालांकि कुछ केसेस में जैसे पोस्ट सर्जरी आपको ड्रग्स लेनी होती हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसका जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है। जैसे आपने एंटीबायोटिक कोर्स दिया, साथ में अगर आप ये करते हैं फिजियोथेरेपी, तो एक्सरसाइज के माध्यम से जो ब्लड फ्लो बढ़ता है तो रिकवरी फास्ट होता है, जैसे मैंने बताया। तो ड्रग्स का यूसेज कम हो जाता है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स को तो हम सीधा सीधा बचा ही रहे। साथ में क्या होता है कि जब हमारी बॉडी, जो हमारी मसल्स हैं, जब वो स्ट्रेंथेंड होती हैं, जब फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, जब ब्लड फ्लो अच्छा होता है, ऑक्सीजन फ्लो अच्छा होता है, तो जो साइड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी के होते हैं तो वो भी अपने आप धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। तो दोनों ही तरीके से कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट्स को फिजियोथेरेपी मेंटेन करती है। मैकेनिकल पेन्स में ज़्यादा फिजियोथेरेपी का रोल होता है, तो ये कौन कौन से पेन्स हैं, हमें बताइए। जी, फिजियोथेरेपी का मैकेनिकल पेन्स में बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत बेसिक से अगर हम लेके चलें तो बैक पेन, नेक पेन, इसके अलावा शोल्डर जॉइंट के जो पेन हैं, क्योंकि शोल्डर जॉइंट भी बहुत कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, और सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है, इसका मोबिलाइजेशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा डायरेक्शन में रहता है, यूसेज ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ओवर स्ट्रेचिंग के कारण या ओवर कॉन्ट्रैक्शन के कारण दोनों ही केसेस में इनका टीयर हो जाता है, जो कि फिर ग्रेडेशन होता है इसका, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कितना पार्शियल टीयर है, मॉडरेट टीयर है, उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा आर्थराइटिस में जो है
आपकी जो डे टू डे लाइफ बहुत ज़्यादा हैम्पर्ड होती है, बहुत ज़्यादा पेन रहता है इसमें पेशेंट्स को। तो इस तरीके से, इसके अलावा नी पेन हो गए, नेक पेन हो गए, तो ये सारे पेन्स में ही ये हेल्प करता है। और साथ में कुछ स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं तो उसमें भी जो पेन्स होते हैं तो वहाँ पे भी ये मैकेनिकल थेरेपी हेल्प करती है। डॉक्टर शिखा, यहाँ एक बात और मैं जानना चाहूँगी कि अभी आपने बताया मुझे कि प्रेगनेंसी के बाद भी फिजियोथेरेपी, तो वो कब प्रेग्नेंट लेडीज़ को लेनी चाहिए, और मतलब क्या वो उसके लिए वो सेंटर पर ही रेगुलर आए या बाद में वो खुद भी कंटिन्यू कर सकते हैं? जी, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी और मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से ये काफ़ी लोग जानें कि एंटीनेटल केयर के टाइम ही यदि फिजियोथेरेपी होती है, यदि उनके अंदर अवेयरनेस दी जाती है, जो कि ये कॉन्शियसनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इतनी ज़्यादा समस्याएं जो एक प्रेग्नेंट लेडी फेस करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इवन पोस्टपार्टम, तो वो नहीं होंगी। तो पहले लेने का फ़ायदा ये होगा कि उसको पता होता है कि मेरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रेगनेंसी में स्केलेटन चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं फॉर चाइल्ड बियरिंग। तो इतनी समस्याएं होती है जिसकी वजह से आपने आम भाषा में बैक पेन तो सुना ही होगा, जिसकी बहुत कॉमन रीज़न है ये पोस्चर। आपको पता है कि जब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ जाता है तो पोस्चर प्रॉब्लम होता है, तो एक प्रेग्नेंट लेडी का पोस्चर बदल जाता है जिसकी वजह से बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा वेट गेन होता है, आपको पता है 12 से 18 kg वेट बढ़ता है फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम होती है बैक पेन की। तीसरा, ये जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, क्यों होते हैं? ताकि जो चाइल्ड बेयरिंग होते हैं, जब निकलेगा तो उसके लिए मसल्स को रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो अपने आप ही रिलीज होते हैं हार्मोन। तो इसके लिए जो स्पाइन के हमारे वो होते हैं, तो वो स्पाइन भी लूज होता है। तो स्पाइन जब हमारे बैक से कनेक्टेड है तो फिर वो हमारे लोअर बैक को बहुत ज़्यादा उसे दोबारा अपनी जगह पर लाना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा होता है, ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, तो किडनीज पे प्रेशर आता है, तो इसकी वजह से भी ये होता है। तो हमारी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो इतनी वीक हो जाती हैं कि हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं यूरिनेशन को, और ये पोस्ट प्रेगनेंसी भी होता है। तो यदि उनको पहले ही ये एक्सरसाइजेस कराया जाए, हाँ, ये दिमाग में डाल दिया जाता है कि प्रेगनेंसी है तो आपको रेस्ट करना है, जबकि उन्हें वॉकिंग का इंपॉर्टेंस, मोबिलाइजेशन का इंपॉर्टेंस, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग का इंपॉर्टेंस, जिससे कोई समस्या नहीं होती है प्रेगनेंसी को कैरी करने में, यदि ये बताया जाए तो ना केवल आपका लेबर जो है नॉर्मल होगा अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, और साथ में ये जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं सर्जरी की तो वो भी नहीं होंगी। और बाद में भी आपको इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि जब आप रिकवरी फेज़ में होते हो तो वो बहुत जल्दी होती हैं, जब आपकी मसल स्ट्रेंथन होती हैं, जब आप अपने आप को इतना अच्छे से मोबिलाइज करते हो कि वो वीकनेस नहीं रहती है उसमें। तो इसलिए एंटीनेटल टाइम पे ही यदि अवेयरनेस दे दी जाए तो पोस्ट प्रेगनेंसी की जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। साथ ही एक्सरसाइज अगर महिलाएं करती रहें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि एक्सरसाइजेस का एक फ़ायदा है कि एंडोर्फिन्स सीक्रेट होते हैं, और एंडोर्फिन्स जो सीक्रेट होते हैं वो हमारे स्ट्रेस को कम करते हैं और साथ ही हमारे पेन को कम करते हैं। तो जॉइंट पेन जो कि एक कॉमन समस्या है प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये भी अपने आप कम होती है, और जो स्ट्रेस जो होता है, जो इतनी प्रॉब्लम्स लेके चलती है महिलाएं, तो वो भी कम होता है, तो बहुत ईजी हो जाता है ये सफ़र। डॉक्टर शिखा, वाकई में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने बताई है, क्योंकि बीमारियों के बारे में तो सभी को पता है कि थोड़ा फिजियोथेरेपी हमें रिलीफ करती है, लेकिन प्रेगनेंसी का ये काफ़ी अहम जानकारी हमें आपसे मिली। साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ये जो पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी है ये क्या है? ये आजकल बहुत पॉपुलर है। जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि फिजियोथेरेपी की बहुत सारे ब्रांचेज हैं जिसकी अवेयरनेस नहीं है लोगों को। जिस तरीके से बाकी में ब्रांचेज होती हैं, ENT हो गया, ऑर्थोपेडिक हो गया, इस तरीके से इसमें भी पीडियाट्रिक ब्रांच होती है। तो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ये देखिए कि बहुत सारी समस्याएं होती हैं जब बच्चे होते हैं, तो कई बार जैसे क्लब फुट्स होते हैं बच्चों को, ऐसे बहुत सारी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो पेरेंट्स भी बहुत घबरा जाते हैं और बच्चा खुद कुछ अपनी हेल्प कर नहीं सकता है, तो ऐसे में फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बच्चे को पहले आप बहुत ही ट्रेंड वे में ट्रीटमेंट देंगे, उसका डायग्नोसिस करके उसके बाद उनके
पेरेंट्स को ट्रेन किया जाता है। Okay. तो पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जानकारी नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड होती है, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो डॉक्टर्स के चक्कर काटते रहते हैं, बाकी जो पीडियाट्रिक फिजिशियंस हैं, जबकि उनमें इतने अवेयरनेस नहीं होता है कि इन चीज़ों से ठीक हो सकता है। तो छोटी मोटी समस्याएं इनसे जा सकती है। जैसे मेरी फैमिली में ही थी कोई, तो उन्हें ही नहीं पता था हमारे होते हुए भी, तब मैंने उनको बताया, क्लब फुट था, और बच्चा 6-8 महीने में विद द प्रोसीजर्स, ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स, बहुत जल्दी रिकवरी कर गया है। तो पीडियाट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट। क्या साइन रहे होंगे इसके? जी, जैसे पैर थोड़ा टेढ़ा होता है, आप देखेंगे कि बच्चा जब जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं हाथ पकड़ के उसको खड़ा करने की, तो वो अपने पैर को टिका नहीं पाता है ज़मीन पे, कमज़ोर होता है। हाँ, क्योंकि वीक मसल बहुत वीक होती हैं उसकी। तो मसल स्ट्रेंथनिंग अगर होगी तो कहीं ना कहीं वो अपने आप ही रिकवरी फास्ट होगी। तो खाली आप जब उसको शूज़ पहनाते हैं, वो जो उनके होते हैं प्रॉपर, तो उसके साथ साथ अगर थेरेपी होती है तो मसल स्ट्रेंथनिंग होती है। तो खाली शूज़ वो हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स तो वो सजेस्ट कर सकते हैं ऑर्थोपेडिक, लेकिन अगर आप उसके साथ एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो वो केवल शेप देगा आपके आर्च को, लेकिन मसल को स्ट्रेंथ नहीं करेगा। तो इसलिए बहुत सारे पीडियाट्रिक प्रोसीजर्स हैं जिनमें फिजियोथेरेपी की हेल्प बहुत ज़रूरी है। हालांकि बहुत अच्छी बात यह है कि आजकल जो ऑर्थोपेडिशियंस हैं वो बिल्कुल इस बात को कन्वे करते हैं, जो पहले नहीं होता था। तो लोगों में अवेयरनेस तो बड़ा है इसको लेके। जी, यहाँ मैं ये जानना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपी में आप काफ़ी वर्षों से डील कर रहे हैं, तो कोई ऐसा आपका मेमोरेबल इवेंट रहा हो कि आपने किसी पेशेंट को ठीक कर दिया है फिजियोथेरेपी में? क्या ऐसा कोई बताइए एक्सपीरियंस अपना। जी, ऐसे तो काफ़ी सारे इवेंट होते हैं जब बहुत अच्छा लगता है, और पेशेंट्स जब हमको भगवान का दर्जा देते हैं, जबकि मतलब उनके लिए वो बहुत बड़ी समस्या होती है। हम लोग तो डे टू डे में डील करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। एक मेरे गांव के भी पेशेंट थे जिनके साथ मैंने डील किया था, और उनका भी बच्चा ही था। तो उसके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि उनके साथ एक फैमिली कनेक्शन हो गया, कि कुछ भी समस्या होती है तो वो आज भी कॉल करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब मैंने अपोलो में वर्क किया था ना, तो वो बहुत मेमोरेबल मेरे लिए रहा है, क्योंकि वहाँ VVIP फ्लोर पे मेरा ड्यूटी था। तो वहाँ VP सिंह जी, चंद्रशेखर जी, जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं तो उनसे डील करते हैं। तो चंद्रशेखर जी को मल्टीपल माइलोमा था, तो उसकी वजह से उनकी रेगुलर फिजियोथेरेपी होती थी। तो जब उनकी ड्यूटी रहती थी तो वो हमेशा मुझे शिखू कह के बुलाते थे। तो वो मुझे कहते थे, मैं एक्चुअली होम में नहीं जाके करती थी, तो वहीं जॉब करती थी, तो काफ़ी लोग जाते थे होम सर्विसेज के लिए। तो वो मुझे ये कहते थे कि अब मैं जब यहाँ से निकलूँगा ना, तो तुम्हें आना पड़ेगा वहाँ। और उनके रहते वक्त मतलब हमें ना घर से खाना लाने की टेंशन होती थी, मतलब वो एनवायरनमेंट जो होता था ना, फ्रेंडली एनवायरनमेंट, उनके साथ हंसी मजाक, सारा स्टाफ भी बहुत खुश रहता था। लेकिन यादगार कुछ अच्छे के साथ बुरा भी ये रहा कि जब वो वहाँ से डिस्चार्ज होने वाले थे और मैंने उन्हें हाँ किया फाइनली कि हाँ मैं आपको घर जाके दूंगी, तो वो फिर उस दौरान एक्सपायर हो गए। तो वो बहुत मेमोरेबल रहा, मुझे लगा कि बहुत अच्छा कनेक्शन था उनके साथ। और बाकी तो हर पेशेंट इम्पॉर्टेंट होता है। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि शिखा तिवारी जी फिजियोथेरेपिस्ट तो हैं ही, और साथ ही ये इनका एक अलग शौक भी है। काफ़ी सारे ब्यूटी पेजेंट से कर चुके हैं और विनर भी उनकी रही है, तो इस बारे में भी हम इनसे शेयर करना चाहेंगे। जी मैम, एक्चुअली कभी बचपन में तो था और बहुत जल्दी जॉब में आ गए, फैमिली में सेटल हो गए, तो उतना इस पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक्सीडेंटली ही सही इस फील्ड में मैं आई, और सबसे पहले मैंने अलवर में ही मिसेज़ रोशनी विन किया। तो उसी के अगले मंथ मिसेज़ राजस्थान हो रहा था, तो इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का रहा है। तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि तुम्हें ये करना चाहिए, कुछ डिफरेंट करना तो हमेशा से मेरा शौक़ रहा है। तो मैंने फिर मिसेज़ राजस्थान जीता और फिर मिसेज़ इंडिया यूनिवर्स जीता। और इस जर्नी में भी मैं आपको कहूँगी कि फिजियोथेरेपी ने मुझे बहुत हेल्प की है, क्योंकि जब मैंने मिसेज़ रोशनी जीता था तब मेरी बेटी हुई थी, तो आई वॉज ओवरवेट दैट टाइम। और जब मिसेज़ राजस्थान के लिए जाना था, तो ये जो नॉलेज है उसने मुझे इतना हेल्प किया कि मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया बहुत जल्दी। तो बहुत ही अच्छी जर्नी रही, और आज भी बहुत अच्छा लगता है जब इस फील्ड में भी रिकॉग्निशन मिलती है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। Okay, thank you, doctor. Nice talk with you. Same here, ma'am. Pleasure is all mine. Thank you so much.
दर्शकों, हमारे साथ थे डॉक्टर शिखा तिवारी, फिजियोथेरेपिस्ट हैं ये, और बहुत सी अहम जानकारियाँ इन्होंने हमें बताई कि प्री सर्जरी, पोस्ट सर्जरी, उसके बाद फिजियोथेरेपी का कितना बड़ा रोल होता है हमारी रिकवरी में, और बहुत सी जो हमारी फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हैं जिनमें दवाइयाँ बेअसर हो जाती है, वहाँ फिजियोथेरेपी से हम पेशेंट को ये ठीक करते हैं। तो आज की अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत इनका धन्यवाद। मेरे सहयोगी सचिन मेहंदी दत्ता के साथ मैं अर्चना जैन, एटीएल टीवी अलवर के लिए।